Hello students. Today's our topic is solutions. So आज हम जानेंगे solutions के बारे में. ठीक है, आपने सुना तो काफी बार होगा solutions के बारे में, तो आज जान भी लेते हैं क्या क्या होता है solution के अंदर. ठीक है, कैसे एक solution जो है form होता है. ठीक है, a solution is defined as the homogeneous mixture of two or more non-reacting species. Definition क्या बोल रही है कि solution क्या है, two or more नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज का एक होमोजेनियस मिक्सचर है. यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या, जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहेगी. यानी कि अगर होमोजेनियस मिक्सचर का होगा दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज का. नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब जो आपस में रिएक्ट ना करें, यानी कि रिएक्शन करके कुछ और ना बना दे, कोई थर्ड केमिकल ना बना दे. ठीक है, या कोई और एलिमेंट ना बना दे. तो उससे बचने के लिए क्या कैसी स्पीसीज होनी चाहिए, कैसे हमारे पास जो है मतलब सब्सटेंस होने चाहिए नॉन रिएक्टिंग, जो आपस में रिएक्शन ना करें. ठीक है, जब उनको मिलाएंगे और उनका होमोजेनियस मिक्सचर जो बनेगा उसको बोला जाएगा सॉल्यूशन. होमोजेनियस मिक्सचर कैसे, जैसे हम समझ सकते हैं शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लेकर, सबसे अच्छा एग्जांपल है. अगर शुगर का एक सॉल्यूशन लेते हैं हम, यानी कि शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करके जब बनाते हैं, तो जब हम उसको टेस्ट करेंगे, किसी भी पॉइंट से टेस्ट करेंगे, ठीक है, तब वो उसका थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो है उसका टेस्ट सेम रहेगा. पूरा अच्छी तरह से घोलने के बाद उसका थ्रू आउट द सॉल्यूशन टेस्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा. और उसको ही बोला जाता है होमोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, जिसका कंपोजिशन हर जगह सेम हो, यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट की मात्रा हर जगह पे सेम हो. तो ऐसे सॉल्यूशन को जो दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज को मिलाने से होमोजेनियस मिक्सचर तैयार होता है, उसको बोला जाता है सॉल्यूशन. अब देख लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है. बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट यूज करके जो मिक्सचर बनाया जाए उसको बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी के नाम से ही पता चल रहा है. ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, टू. यानी कि जब टू कंपोनेंट्स हमारे पास होंगे तो सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा उसको बोला जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन. ठीक है, इसके अंदर दो कंपोनेंट जो होंगे उनको एक को बोला जाएगा सोल्यूट और दूसरे को सोलवेंट. ठीक है, अब ये कैसे डिफाइन करेंगे कि सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है. सोल्यूट बच्चों वो होगा जब द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हम सोल्यूट. और सोलवेंट किसको बोलेंगे, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोलवेंट. ठीक है, यानी कि एक सॉल्यूशन होगी जो दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज से मिलकर बना है. अगर उसके अंदर दो नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज है तो वो है एक बाइनरी सॉल्यूशन. ठीक है, और वो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो दो नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज है उनको हम एक को बोलेंगे सोल्यूट और दूसरे को बोलेंगे सोलवेंट. जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे सोलवेंट और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे सोल्यूट. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए शुगर सॉल्यूशन ले ले. अगर हम शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या देख सकते हैं, हम शुगर को ऐड करेंगे वाटर के अंदर. ठीक है, शुगर क्या होगा, कम क्वांटिटी में होगा तो वो क्या होगा, सोल्यूट. और वाटर जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो होगा सोलवेंट. ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर जो है वो सोल्यूट है और जो वाटर है वो क्या है, सोलवेंट है. ठीक है, उसके बाद आ जाती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन. यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन. ठीक है, अगर सोल्यूट हम बढ़ा देते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, अगर सोल्यूट हम घटा देते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन भी घटेगी. ठीक है, क्योंकि बेसिकली कंसंट्रेशन है क्या, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. ठीक है, तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन के आधार पे है, जो सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स. फर्स्ट इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एंड सेकंड इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर सोलवेंट ज्यादा हो. ठीक है, जिसके अंदर सोलवेंट की मात्रा बहुत ज्यादा हो और सोल्यूट बहुत ही कम
मात्रा में प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा अच्छी है और सोलवेंट की मात्रा मतलब कम है। जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और जितनी ज्यादा सोलवेंट की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। ये होती है बेसिक डेफिनेशंस ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, ठीक है। उसके बाद जो हमारे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है आ जाते हैं कुछ, ठीक है। वो कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं या उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन की, ठीक है। हमारे पास कोई गिवन सॉल्यूशन है, फॉर इंस्टेंस वी कैन से वी हैव अ शुगर सॉल्यूशन एंड वी आर गोइंग टू define the or obtain the concentration of sugar solution, then we can use various methods which comes under this topic. जो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे वो उसमें पढ़ेंगे हम सभी मेथड्स जिससे हम एक कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं एक सॉल्यूशन की। सबसे पहला है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन की वो क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ग्राम में जो हम ले रहे हैं, प्रेजेंट है। बेसिकली आप क्या बोल सकते हो? मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम लेना है और सोल्यूट का मास लेना है। मास किस में होगा? केजी में होगा, किलोग्राम में या ग्राम में, ठीक है। तो हम क्या लेंगे इसका जो फॉर्मूला क्या आएगा स्ट्रेंथ का? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इससे क्या जाएगा निकल के? 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है ग्राम के अंदर, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सोल्यूट की जो है हम ग्राम के अंदर ले रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? ग्राम बनेगी, जी से हम लिखेंगे। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? लीटर होगी। तो बेसिकली स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम पर लीटर या ग्राम लीटर -1, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? मोलैरिटी। आइए जानते हैं मोलैरिटी क्या होगा। मोलैरिटी को एक्सप्रेस किया जाता है कैपिटल M से और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें मीनिंग क्या है इसकी डेफिनेशन का? कि डिफाइन करता है मोलैरिटी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। यानी कि 1 लीटर अगर हम सॉल्यूशन का लें तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो डिफाइन करेगा क्या? मोलैरिटी। उसको क्या बोला जाएगा? मोलैरिटी। अगर मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 10 जो है मोल्स हैं सोल्यूट के, तो उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार और। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट कितने हैं? 50 हैं, 50 है मान लो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट, और हमारे पास हमने सॉल्यूशन लिया है 10 लीटर। 10 लीटर के अंदर 50 जो है मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड में 10 लीटर कर देंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? 5 मोल्स हैं 1 लीटर के अंदर, ठीक है। तो हमारा मोलैरिटी क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ऐसे हम निकालेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। यानी कि जो फॉर्मूले के अंदर आपको मास दिया गया है, ठीक है, कोई भी दे सकते हैं कि मान लो कार्बन के आपको दे दिया है कि हमारे पास गिवन है कार्बन का 60 ग्राम वेट है, मास है। उसके अंदर आपको बताने हैं कितने जो है उसके अंदर मोल्स हैं। तो हमें पता है कि मोलर मास जो एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12। तो 12 से डिवाइड कर देंगे 60 को। गिवन मास कितना है? 60 है। तो 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यानी कि कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है।
और उसको फिर निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड में हमें पता ही है जितना लीटर हमने सॉल्यूशन का लिया है उससे डिवाइड कर देना है। ऐसे हम मोलैरिटी को निकाल सकते हैं। यूनिट क्या होगी मोलैरिटी की, हमें पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ऊपर वाले की यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल से यूनिट करते हैं, MOL से लिखा जाता है यूनिट को, नंबर ऑफ मोल्स की, ठीक है। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर में, ऑलरेडी दिया है कि हमें लीटर में लेना है, तो ऊपर मोल नीचे लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है, ये इसकी यूनिट बनेगी। इसको हम मोल लीटर -1 या मोल पर लीटर से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मोलैलिटी, सिर्फ L का फर्क है, L R को रिप्लेस कर दिया है L से, और जो सिंबल है उसको रिप्लेस कर दिया है कैपिटल स्मॉल m से, ठीक है। मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, इसमें वेट का डिफरेंस आ जाता है बस, ठीक है। दो चीजों का फर्क आता है, एक तो हम इसमें लीटर की जगह क्या ले रहे हैं, केजी ले रहे हैं, और दूसरा क्या, इसमें लीटर ले रहे थे सॉल्यूशन का और इसमें ले रहे हैं सोलवेंट का, इसमें केजी ले रहे हैं सोलवेंट का। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड द मोलैलिटी, ठीक है। यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन में एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है, ठीक है। सोलवेंट के 1 किलोग्राम के अंदर कितने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पाए जाएंगे उसको बोला जाएगा मोलैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इससे हमारे निकल जाएंगे कि 1 केजी के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोलैलिटी और मोलैलिटी। अब इन दोनों के मोलैलिटी की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, जैसे इसमें मोल पर लीटर थी, इसमें क्या बनेगी मोल पर केजी, ठीक है, क्योंकि इसमें वेट है और इसमें वॉल्यूम था, तो इसमें क्या बनेगी मोल पर केजी बनेगी, ठीक है, इसकी यूनिट बनेगी। और इंपॉर्टेंट जो इनके बात में इन दोनों के बारे में हमें याद रखनी है कि मोलैलिटी को प्रेफर किया जाता है मोलैरिटी से, मोलैरिटी के ऊपर मोलैलिटी को प्रेफर किया जाता है, यानी कि ज्यादातर मोलैलिटी को निकालना प्रेफर किया जाता है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि मोलैलिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है और मोलैरिटी जो है वो चेंजेबल है। चेंजेबल मतलब वो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर चेंज होती रहती है, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा उसके अकॉर्डिंग मोलैरिटी भी बढ़ेगी या घटेगी। मोलैरिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी, इट इज बिकॉज मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि मोलैरिटी जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, एंड चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में चेंज के अनुसार चेंज कर लेती है अपने अंदर। बट मोलैलिटी ऐसा नहीं करती, मोलैलिटी ऐसा नहीं करती, तो वो कांस्टेंट रहेगी, इसलिए उसको प्रेफर किया जाता है। और मोलैलिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड है, वो क्यों कर रही है चेंज, क्यों है टेम्परेचर पे डिपेंड वो, क्योंकि इसके अंदर है वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। अब वेट जो है वेट चेंज नहीं होगा, वेट क्या रहेगा सेम रहेगा, अगर आप कोई भी टेम्परेचर करोगे तब भी वेट सेम रहेगा, क्योंकि वेट क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, उसका टेम्परेचर पे का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम क्या करती है चेंज हो जाता है एज द टेम्परेचर चेंजेस, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, वो बढ़ या घट जाएगा, इसीलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये वॉल्यूम में डील करती है और ये वेट में, लेकिन वेट कभी चेंज नहीं होता, इसलिए ये जो है अनचेंज रहेगी और इसको प्रेफर किया जाएगा मोलैरिटी के ऊपर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, एक फ्रैक्शन का तो आपको पता ही है, फ्रैक्शन क्या होता है एक रेशियो होता है सिंपल, ठीक है, वही इसके अंदर है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट। अगर हमें कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जितने उस, मान लो हम एक बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास, उसके अंदर दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है, मान लेते हैं हमें ए का हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे, इसके मोल फ्रैक्शन जितने, इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि ए के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है, तो वो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसको डिनोट किया जाता है
इस सिंबल से, बेसिकली ये एक्स नहीं है, वैसे ये सिंबल होता है ऐसे करके कुछ, ठीक है, जिसको बोला जाता है काई, इसको बोला जाता है काई, ठीक है, काई से रिप्रेजेंट किया जाता है मोल फ्रैक्शन को। बट इन नॉर्मल कॉमन लोकल लैंग्वेज हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्स से डिनोट कर देते हैं, तो इसको अभी हम एक्स से ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको एक्स से ही लेके चलेंगे कि एक्स ए, जिससे हम मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को कैसे डिफाइन किया जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे डिफाइन किया जाएगा मोल फ्रैक्शन को। और यूनिट क्या रहेगी, ये यूनिट लेस रहेगा। क्यों रहेगा यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जिनकी यूनिट क्या है, मोल, नीचे भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जिनकी यूनिट क्या है, मोल। तो मोल से मोल कैंसिल आउट, क्या बचेगा, सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड बचेगा, उसकी कोई यूनिट नहीं बचेगी, ठीक है। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट, और ये हमने अभी 4 जो है कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। अभी जो है एक बार एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नोट करने की है वो नोट कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जो है नोट करने की, वो क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट in a solution is always equals to 1। ये इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने की, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, कि एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है, अगर वो बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, उनके मोल फ्रैक्शंस का सम 1 के इक्वल आएगा। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स है, तो तीनों कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शन होंगे उनका सम भी 1 के इक्वल आएगा। कितने भी कंपोनेंट हो उनके मोल फ्रैक्शंस का सम इज इक्वल्स टू 1 आएगा एक सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने की कि मोल फ्रैक्शन का सम्स किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा मोल फ्रैक्शंस का सम, ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर, चाहे कंपोनेंट जितने मर्जी हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट some more methods of expressing the concentration of solution. Thank you class.